हमारे पास चैप्टर है बच्चा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ऐसा चैप्टर जो हमने 9th क्लास में किया था, याद है? 9th क्लास के अंदर हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा भी था। एटम के बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया था, हम जहां हमने 9th छोड़ी थी ना, एक बार वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। एटम मीनिंग क्या होता है? अनकटेबल, नॉन डिविजिबल। ये पुरानी डेफिनेशन थी एटम की। जब सबसे पहले ये जो नाम है दिख रहा है तुम्हें कुछ अजीब सा, एटोमिनो, इसका मीनिंग बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसा जिसको हम डिस्टिंक्ट फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो शुरू में जब एटम के बारे में बात होनी शुरू हुई थी ना, तो क्या कहा गया था कि इट इज द अल्टीमेट पार्टिकल, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है बच्चा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, जिससे सारी दुनिया बनी है। लेकिन हमें फर्दर स्टडी से समझ में आया कि ऐसा नहीं है। एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो अब हमें पता है। और उसके आगे भी बहुत सारा कुछ है जो इस चैप्टर के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं। पहला, स्टडी ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, ये वाला कैथोड रे वाला, लेकिन समझ लेते हैं कि किया क्या था उसके अंदर। क्या था बच्चा? देखो, सबसे पहले गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्पेसिफिकली अपने को पता है इस एक्सपेरिमेंट में क्या कराया गया था। गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डन, हाउएवर when sufficient high voltage is applied across the electrodes at very low pressure, gases become conductor and electricity begins to flow in form of rays. These are called cathode rays. अब क्या बोला गया? पहले एक्सपेरिमेंट को समझते हैं किया क्या था। भाई यहां पे हमने क्या किया, यहां पे कुछ गैसेस रखी हुई हैं, इसके अंदर कोई गैस हमने डाली, यहां पे कैथोड, यहां पे एनोड, हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई। अगर यहां बीच में गैसेस हैं, सिंस वी नो गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या यहां से यहां करंट फ्लो होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए थी। बट जब हमने एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो उस हाई पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में यहां पर कुछ नेगेटिव रेज निकलकर उस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आनी शुरू हुई। वो जो नेगेटिव रेज हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यही हुए ना। हमें नहीं पता उस वक्त उसका नाम इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, कुछ भी। ये पता चला कुछ नेगेटिव चार्ज है जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है, जहां डायरेक्ट कोई फिजिकल कंडक्टर नहीं लगाया हमने बीच में, मेटालिक कंडक्टर नहीं है। उसके बावजूद भी यहां से यहां अगर जो कोई नेगेटिव फ्लो कर रहा था, तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस रेज को, जो ये नेगेटिव रेज निकल के गई, इनको हमने क्या नाम दिया? कैथोड रेज। क्लियर है? तो कैथोड रेज कुछ और नहीं है, दीज आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ऐसा ही कुछ हुआ। उसके बाद आता है हमारे पास द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो क्या हुआ? Q by m is same for all the cathode rays irrespective of gas used in the tube। हमने अब इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन डाला, हीलियम गैस डाला, या कोई भी गैस हमने यूज करी, हर किसी के लिए चार्ज टू मास रेशियो सेम आ रहा था। मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पोजेस्ड बाय दोस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मास, ये रेशियो हमेशा फिक्स आ रहा है किसी भी गैस के लिए। तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि Q by m की जो वैल्यू आ रही है, Q को मैंने E by m लिख लिया, क्योंकि अब हमें पता है Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो E by m से रिप्रेजेंट किया, जिसकी वैल्यू 1.7 into 10 raised to the power 11 कूलम पर kg थी। ये हमारे कैथोड रे का क्या निकला था? ऑब्जर्वेशन थी, की ऑब्जर्वेशन, कि चार्ज टू मास रेशियो हर गैस के लिए सेम थी। इसका मतलब चाहे किसी भी तरह की हमने गैस बीच में यूज करी, जो कैथोड रेज जा रही है वो सबके लिए सेम जा रही थी। एक ही तरह की चीजें, एक तरह की प्रॉपर्टीज वाली चीजें जा रही थी। डन। इसके बाद हमारे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे। अब ये हम कर क्या रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये सब क्यों कर रहे हैं? देखो, पहले एक बार ना कहानी समझते हैं, हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली बच्चे, साइंटिस्ट को कैसे पता चल रहा है कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, और कैसे पता चल रहा है चीजें चार्ज्ड हैं या उसके अंदर क्या है कि नहीं? कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया। उस डिफरेंट बिहेवियर को कंसीडर करके हमने एक कंक्लूजन दिया। अगर उसका कोई काउंटर किया किसी ने, तो अपना अलग तरह का कुछ एक्सप्लेनेशन दी। अगर काउंटर नहीं कर पाए, तो यूनिवर्सली उसे एक्सेप्ट करके हमने स्टैंडर्ड मान लिया। ऐसे ही होगा ना कुछ। अगर मैं किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, उसके अंदर कुछ हरकतें होती दिख रही हैं, तो उन हरकतों की अगर हम जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे तो एक स्टैंडर्ड फंडे तक पहुंचेंगे। इसी तरीके से हम एटम तक पहुंच रहे थे। पहले कैथोड रे के थ्रू हमें पता चला कि कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इधर से उधर जा रहे थे। चार्ज टू मास रेशियो हर गैस के लिए सेम आ रहा था। अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया? देखो, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हमने एक सेटअप बिठाया।
यहां पर देखो ये क्या है, एक पॉजिटिव, बेसिकली इसको हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इधर हमें क्या हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, हमने क्या दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से हमने एक ऑयल ड्रॉप को छोड़ दिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक छोटे से ऑयल ड्रॉप को इसके बीच के होल से हमने छोड़ दिया। जैसे ही वो ऑयल ड्रॉप हवा से, देखो अगर समझना, मेरे साथ विजुअलाइज करना, यहां एक प्लेट है, यहां एक प्लेट है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर मैं यहां से एक ऑयल ड्रॉप बीच के खड्डे में से, यहां से उंगली के बीच में से डालता हूं, ग्रेविटी की वजह से हमें पता है हर चीज नीचे ही आके गिर रही है। अगर वो नीचे आके गिर रही है, मुझे उसे नहीं गिरने देना, तो क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स दे दूं। लेकिन वो फोर्स कैसे देनी है, जब वो ऑयल ड्रॉप गिर रही है, गिरते हुए को मैंने एक्सरेज के आगे एक्सपोज कर दिया। अब एक्सरेज के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, एक्सरेज क्या करते हैं, जो ऑयल ड्रॉप आ रही है उसे सुपर एक्साइटेड कर देते हैं और उस ऑयल ड्रॉप को चार्ज्ड कर देते हैं। अब चार्ज होते हैं कैसे है, उसके बारे में हम अलग तरीके से फिजिक्स में बात करते ही होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड कब होता है, आइदर बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम मान लेते हैं किसी भी तरीके से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑयल ड्रॉप चार्ज्ड हो गई, अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब वो ऑयल ड्रॉप गिर ही रही है, चार्ज हो चुकी है, अब मुझे इसे हवा में रोकना है। तो बेस्ट वे क्या है, मैं यहां अगर नेगेटिव चार्ज रख दूं, इसको रिपल्सिव फोर्स देगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये हवा में रुक जाएगा कि नहीं। ऑयल का मास मुझे पता है, उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, उसको मैं किसके हिसाब से निकाल रहा हूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश देगी, तो उसके मास को, उसके वेट को वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगी, तो ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो जाएगा कि नहीं हवा में। हर किसी को ये समझ में आ रहा है बच्चे। तो मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर यही किया गया था कि एक सर्टेन पार्टिकल जब वो गिरा, उसके ऊपर चार्ज 1.6 into 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, E by m charge to mass ratio, mass of electron, charge of particle divided by charge to mass ratio। यहां से मास निकल के आया था 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने फील्ड कितनी लगाई है। ये तुम 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट नाम का फिजिक्स में चैप्टर है जिसमें हम ये पढ़ते भी हैं, वापस से यही एक्सपेरिमेंट न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी मिलेगा। तो हम क्या करें, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे वो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स देगी। कितनी फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है और वही फोर्स वेट के इक्वल होगी। तो मैं इन दो तीन चीजों को इक्वेट करके वेट या मास ऑफ ऑयल ड्रॉप निकाल सकता था और वहीं से चार्ज टू मास रेशियो के साथ इक्वेट करके मैं उसका चार्ज निकाल सकता था। तो यहां से हमें क्या पता चला, जब मैंने एक्सरेज के आगे एक्सपोज किया था, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए होंगे, तो उस पर चार्ज कितना हो गया, उस चार्ज के हिसाब से मैंने रिपल्सिव फोर्स कितनी दी कि वो स्टेशनरी हो गया, है ना। अब वो फील्ड मुझे पता है, तो उन चीजों को कंपेयर करके हमने नेट ऑब्जर्वेशन क्या निकाली कि उस पर जो चार्ज पार्टिकल्स थे उनके चार्ज की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg। ये समझ में आया पक्का, ये कुछ समझ में आया तुम्हें कि अगर एक पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसके ऊपर किसी तरीके से चार्ज इंड्यूस हुआ। अब उस वक्त ये नहीं पता था कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या है, लेकिन वी नो दैट द चार्ज पार्टिकल कैन बी मेड स्टेशनरी इन एयर बाय अप्लाइंग नेगेटिव फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक चार्ज रिपेल करेगा तो इस पे नेगेटिव आया होगा। नेगेटिव कब आया होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे। उन चीजों को कंपेयर करके हमने स्टैंडर्ड उस नेगेटिव का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता चला। डन है, ये एक्सपेरिमेंट तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ ऐसा है। डन है, किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अलग साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन उसको ऑब्जर्व करके जो नेट रिजल्ट दिया था वो जे थॉमसन ने ये बताया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। फिर आया हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, ये प्रोटॉन डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टेन ने। एनोड रेज और किनाल रेज और पॉजिटिव रेज, इनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली जो हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा प्रोटॉन रेज रहेंगे। इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, सेम एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इन पॉजिटिव। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम था, मास ऑफ प्रोटॉन कंपैरेटिवली उससे ज्यादा है। समझ में आई ये बात। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने। चार्ज कितना होता है उस पर, 0, न्यूट्रल रहेगा। डन है ये। अब आता है उसके बाद रेडियो एक्टिविटी।
भाई रेडियो एक्टिविटी क्या है? देखो हमने ना ऑलरेडी जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तुम्हें याद है सबसे पहली कहानी कहां से शुरू हुई थी? पता है? 500 बीसी के अराउंड सबसे पहले तो अपने जो इंडियन साइंटिस्ट थे, मे बी महर्षि कन्नड़, उन्होंने कहा था एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ अणु एंड परमाणु। उसके बाद 1700 में जाके किसी एक ने अलग ने कहा था, डेल्टन भाई साहब ने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, है ना? डेल्टन पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली क्या था? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर इनडिविजिबल एंड डिस्टिंग्विशेबल, है ना? वो क्या था? एटम। और फर्दर जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको फिर फर्दर जाके किसने समझाया था? याद है? प्लम पुडिंग मॉडल, नाम सुना हुआ? वाटरमेलन, किसने कहा था ये? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने दिया था वो वाला। क्या था उसके अंदर? जितना सारा जो हमारे पास वाटरमेलन के अंदर जितना रेड पार्ट है सारा पॉजिटिव, और बीच में छोटे छोटे बीच है वो सारे नेगेटिव, जो सीड्स हैं वो नेगेटिव, और नेट चार्ज जीरो। हमें पता है ये गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि हमने किताबों में पढ़ लिया। लेकिन उस वक्त उन्होंने एक चीज बहुत ठीक बोली थी। क्या क्या ठीक बोला था? कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ये ठीक था। इसके बाद किसने दिया था? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम किसके थ्रू हुआ था? मार्टिन और गाइगर। मार्टिन और गाइगर दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने रदरफोर्ड सर की लैब में क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में गोल्ड फॉइल नहीं था वो। गोल्ड फॉइल की जगह उन्होंने 10 डिफरेंट मेटल्स को अलॉय लिया था। बहुत मारा मारा मारा, बहुत पतली शीट बनाई। इतनी पतली शीट कि उसकी थिकनेस में अप्रोक्सीमेटली 1000 एटम से, सिर्फ बहुत ही पतली शीट। उसको उन्होंने रेडिएशंस के आगे एक्सपोज किया। कौन सी रेडिएशन? स्पेसिफिकली अल्फा पार्टिकल्स के आगे। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के आगे एक्सपोज किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? भाई जिस टाइम पे अगर यहां पे ऐसा कुछ है, ये सबको पता है, ये वाला पार्ट ऑलरेडी 9th क्लास में हमने किया हुआ है, कि जितना भी अल्फा पार्टिकल से जो दूर से जा रहे थे वो बहुत कम डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो और दूर थे वो तो सीधा ही चले गए। जो जितना क्लोज थे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जो जितना क्लोज उतने ज्यादा डिफ्लेक्शन, और कोई 10,000 में से कोई एक था जो जाके वो बाउंस बैक करके आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही कुछ था। एक्चुअल में जो 10,000 में से कोई एक था जो बाउंस बैक कर रहा था, वो प्लैटिनम एटम पे हुआ था, गोल्ड पे तो था ही नहीं। चलो वो कहानियां अलग है, पर मुद्दे की बात है कि ये सब हुआ था। यहां से क्या समझ में आया था? जब हमने इसको एक्सपोज किया था, यहां पे पार्टिकल्स कौन से थे? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल कहां से रहे हैं? रेडिएशंस की फॉर्म में। रेडिएशंस का मतलब क्या हुआ? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? इट इज द फिनोमेना ऑफ कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम अ सब्सटेंस। इट इज द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडिएशन। हम कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं दे रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये रेडियो एक्टिव है, अपने आप कॉन्टिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करता रहेगा। इसमें से तीनों तरह की रेडिएशंस निकल रही हैं, अल्फा, बीटा, गामा। हमने क्या किया? किसी तरीके से अल्फा वालों को सेपरेट कर लिया जो कि सिर्फ पॉजिटिवली थे, उनके आगे इसको एक्सपोज किया। एंड सिंस दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज एंड गेटिंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेंटर, हमने क्या बोला? एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द एटम इज एम्प्टी। नो, कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल। सिर्फ बीच की जगह पे कुछ जितना भी पॉजिटिव है सारा सेंटर में कंसंट्रेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन कहां है? तो रदरफोर्ड भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट में कहा था कि भी जलेबी की तरह ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे जाएगा। फिर हमने कहा था ये तो गलत है। हमने क्या कहा उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों ने? क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं समझा पा रहा था, है ना? ये समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली क्लोज आता रहेगा तो ऑन इनफाइनाइट डे कोई एक दिन तो ऐसा आना चाहिए ना जिस दिन आके वो न्यूक्लियस में गिर जाए। पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपस में मिलेंगे, पटाखा, न्यूट्रल, छोटी सी चिंगारी, एटम खत्म। बट एटम खत्म कैसे हो सकता है? दूसरी चीज, एटम कभी खत्म हुआ ही नहीं, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ थी, और ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। तो यहां से अब हमारे पास जो नया पार्ट आता है वो कौन सा था? बोहर मॉडल ऑफ एटम। यहां तक सबको पता है? रेडियो एक्टिविटी का फंडा समझ में आ गया बच्चा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा, बीटा, गामा जो रेडिएशंस निकल रही है, नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव। बीटा प्लस की तरफ आ रही है तो ये नेगेटिवली चार्ज रेज थी, अल्फा नेगेटिव की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव है, गामा वाली कहीं नहीं जा रही है, न्यूट्रल वेव्स है, सीधी चलेगी। देन ये वाला पता चल गया बच्चे। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हमने डिस्कस कर लिया है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमने डिस्कस कर लिया, काइगर और मार्टिन वाला। अब आता है बोहर वाला। बोहर वाला भी हमें पता है, हमने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था, वैसे तो 9th के अंदर आ गया था, जिसके अंदर हमने क्या बात करी थी कि एक एटम
किस तरीके से होता है? सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कंसंट्रेटेड, इस छोटे से डॉट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में होते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज, ये होते हैं न्यूट्रल, बेसिकली नो चार्ज, ऐसा ही। और इसके आसपास कुछ शेल्स होती हैं जिनके अंदर क्या घूमते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, यही था। अब इलेक्ट्रॉन्स जो इसके आसपास घूम रहे हैं, इनका नाम रख लेते हैं। पहली बात तो इसके शेल्स का नाम क्या रख लें? KLMN, है ना? यही तुमने 10th क्लास में पढ़ा, वो इसका नाम K, इसका L, इसका M, इसका N अप टू सो ऑन। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NH शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। किसी को दिक्कत? ये तो पता है सबको, है ना? हाँ जी बेटा, देखो सेंटर में हमारे पास क्या था? न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स पॉजिटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रल का नाम रख दिया हमने न्यूट्रॉन्स। ये दोनों चीजें कहां पे है? सिर्फ इस छोटे से डॉट पे, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स, ये कहां घूमते हैं? वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर। उनको हम क्या कहते हैं? शेल्स कहो, ऑर्बिट्स कहो, ठीक है? समझ में आ गया? और ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। डन है? किसी को दिक्कत? ये हमने पढ़ा हुआ है, तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NH शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। ये भी ठीक है। पहली शेल में 2 आते हैं, अगले में 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, या सीधा हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, 288 से हम काम चला लेते हैं। याद है सबको ये? डन। अब कहानी आती है असली। सारी बात ठीक थी, रदरफोर्ड वाले ने ये जो एक्सपेरिमेंट दिया, जिस तरीके से हुआ, ये जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है, बोहर भाई साहब को कैसे सपना आया था कि रदरफोर्ड वाले में ये गलती जो है वो ऐसे ठीक हो। हमने 10th तक ये पढ़ तो लिया, लेकिन मेन तो ये है ना कि बोहर को कैसे सपना आया कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे ही पहली शेल आएगी, न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर ही सेकंड शेल आएगी, न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर ही थर्ड शेल आएगी। और क्या ये शेल के रेडियस फिक्स हैं भी, या मनमर्जी से बनाए हुए गोले हैं? मनमर्जी से बनाए हुए तो नहीं हो सकते। साइंटिफिक लेवल पे इतनी एक्यूरेट चीज हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा मन करा इसको सेंटीमीटर लिख दिया, मेरा मन कर दिया मिलीमीटर लिख दिया, ऐसा नहीं होगा ना। कोई सर्टेन फिक्स होगा, कुछ रूल होना चाहिए। और उनको कैसे पता चला कि जलेबी की तरह घूमता हुआ जो रदरफोर्ड में था, जो अनस्टेबल था, वो स्टेबल होने के लिए एक फिक्स्ड ऑर्बिट में कैसे घुमाना शुरू किया? इसके लिए उन्होंने मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रख के समझाया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर एटम, या किसी भी चीज की डिस्कवरी ऐसे नहीं होती है कि चलो सुंदर नहीं लग रहा, दूसरा बना के देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो चलो ताली मारो, शाबाश, बन गया। ऐसा नहीं है ना। बनेगा कैसे? मल्टीपल फैक्टर्स थे। जितने जितने नेचुरल फिनोमिनाज उनको दिख रहे थे, अगर एक थ्योरी उन सारे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर पा रही है, तो उन फिनोमिनाज के बेसिस पे हम एक एटम के स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करते हैं। अब वो फिनोमिनाज कौन से थे? बेसिकली पोस्टुलेट्स कौन से हैं जिसके कारण बोहर मॉडल ऑफ एटम डिस्कवर हुआ? सबसे पहला, यहां तक समझ में आ गया बच्चे? जो मैंने जल्दी जल्दी कराया ये सारा पिछला है, वही था जो 9th 10th में तुमने पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास आता है सबसे पहले ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पहला, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, ड्यूल नेचर। क्या क्या होता है? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा आता है। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जिनको एक्सप्लेन करते हुए ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनेगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब समझ में आता है? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा है भाई, अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो दैट मूविंग चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज गोइंग टू पोजेस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। और जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो करंट बनती है। हमने 10th क्लास में पढ़ा है, करंट कंडक्टर ऑलवेज पोजेसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करने के लिए उसमें कंडक्टर का रोल नहीं है, करंट का रोल है, कि वो जो चार्ज उसके अंदर से कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड पोजेस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
अब वो चार्ज पार्टिकल जब वेव की तरफ मूव कर रहा है तो वो बहुत तेज मूव करते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों का साथ लेके चलेगा। डन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ड्यूल नेचर का मतलब क्या है? ड्यूल नेचर में मैंने अभी क्या कहा, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, ऐसे 1 2 3 4 5 चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। जब ये पांचों मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ में क्रिएट करते चल रहे हैं। अब ये पांचों बहुत तेज जा रहे हैं, क्या हम पांचों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सारों की मिला जुला के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स की फॉर्म में जाएगी। एग्जैक्टली अज्यूम करो जैसे ट्रेन है, अगर एक बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे चलने वाली ट्रेन, कितनी स्पीड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। हमें पता है एक्चुअल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अगर हम मान लें कि जैसे लाइट है उस स्पीड से कोई ट्रेन मूव कर रही है, बहुत लंबी ट्रेन भी है, तो भी क्या हम उसके बीच में जो डब्बे हैं छोटे छोटे उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे? हम 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही होगी तब नहीं कर सकते ये तो। अगर इतनी फास्ट मूव कर रही है, जो छोटे छोटे डब्बे थे, हमें तो वो कॉन्टिन्यूअस वेव दिख रही है कि नहीं, जो कि अदरवाइज डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स हैं, है कि नहीं? अदरवाइज वो छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी पैकेट्स हैं, बट सिंस दे आर मूविंग विद एक्सट्रीमली हाई स्पीड, वो वेव नेचर भी पोजेस कर रहे हैं, वो तो एक कॉन्टिन्यूअस वेव की तरह दिख रहे हैं। होगा कि नहीं? एग्जैक्टली अगर एक चार्ज यहां घूम रहा है और वो इतनी तेज घूम जाए कि कैमरा उसे कवर ही ना कर पाए, तो हमें पूरा गोल दिख जाता है। कई बार तुमने लाइटनिंग की फोटोज खींचते हुए देखी है कि जब हम लड़ी को, फुलझड़ी को ऐसे घुमाते हैं वो पूरा एक सर्कल की तरह आता है। क्या वो फुलझड़ी एक सर्कल थी? लेकिन वो घूमते हुए तो पूरा सर्कल कैप्चर हुई कि नहीं, है ना? तो वो एक वेव जैसा दिख रहा है, बट है तो वो पार्टिकल। दैट मीन्स electromagnetic wave possesses dual nature. Particle, they can somehow behave as particle, they can sometimes behave as wave. Dual nature समझ में आ गया? जब एक ही चीज दोनों तरीके से बिहेव कर सकती है, पार्टिकल भी और वेव की तरह भी। अब वेव नेचर क्या होता है? वेव नेचर है when electrically charged particle move under accelerating या acceleration, alternating electric and magnetic field are generated and transmitted in form of wave called electromagnetic waves और electromagnetic radiations। यही बात हम कर रहे थे। एक एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो जब मूव कर रहा है तो साथ में ही इलेक्ट्रिक और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक, दोनों वेव्स क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो? एक वेव ऐसे जा रही है और इसी के साथ परपेंडिकुलर एक इधर जा रही है। तो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये मिला जुला के वेव नेचर बनाती हुई चल रही है। डन है। अब वेव के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। वेव में क्या होता है बच्चे, दो क्रेस्ट, मतलब यहाँ एक क्रेस्ट एक तरफ, क्रेस्ट तरफ ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलेगा। साइन वेव कहते हैं इसे, साइनोसॉइडल वेव। और ये क्या होती है हमारे पास, पीरियोडिक मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करेगी। यहां से जैसे यहां पहुंची फिर खुद को रिपीट, फिर खुद को रिपीट, हर 360 डिग्री के एंगल के बाद खुद को रिपीट करेगी। एक क्रेस्ट एक ट्रफ, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। पता है सबको ये? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। and the time taken by one wave to cross a point is known as time period. ये पता है सबको? फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है ना? फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड या हर्ट्ज। क्लियर है सबको? अब एक रिलेशन तुम्हें पता है ये वाला, एक और रुको। वेव नंबर क्या होता है, 1 बाय वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होता है, 1 बाय वेवलेंथ। यूनिट क्या आएगी, पर मीटर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या, जितनी वेवलेंथ है ना? अगर एक वेव ट्रैवल कर रही है उसको टाइम कितना लग रहा है, टी, कैपिटल टी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय द ट्रैवल्ड बाय द वेव इज वेवलेंथ एंड टाइम टेकन बाय दैट वेव इज टी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 बाय टी को न्यू लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी। तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा आया कि नहीं? किसी को परेशानी इसमें? ये कंसेप्ट समझ में आया? तो हमारे पास सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा आ गया, ये एक रिलेशन आ गया। सिंपल बात है बच्चे। फ्रीक्वेंट और ये हमारे पास जो रहेगा वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ, ये रिलेशन हमें ऑलरेडी पता चल गया। क्लियर है बच्चा सबको? ये हमारे पास जिस वेव को मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा था कि ये ऐसे ऐसे जा रही है और ये ऐसे साइडवेज जा रही है। समझ पा रहे हो? एक इलेक्ट्रिक है एक मैग्नेटिक और दोनों मिला जुला के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव।
क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? हरमन पक्का बच्चा? अंश भाई साहब? चलो, ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चा, अटेम्प्ट करके रखेंगे। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? देखो, when electromagnetic radiations are arranged in order of increasing wavelength or decreasing frequencies, the complete arrangement is known as electromagnetic spectrum। जो complete arrangement क्या है हमारे पास? ये वाली, ठीक है। अब क्या मैंने बोला कि अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ को हम अरेंज कर देते हैं, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी होगी। हमें पता है सूर्य देव के पास से जब रोशनी आ रही है, जो लाइट आ रही है, उसके अंदर क्या क्या है? अल्ट्रा वायलेट भी है, इंफ्रारेड भी होगी थोड़ी बहुत, उसके अंदर विजिबल रेंज भी है। विजिबल रेंज में विबग्योर वाले कलर्स अलग अलग है ना? डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो अगर अब मुंह से खोल के रख दें सारों को, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को अरेंज कर के रख दें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो हमारे पास बनेगा, ये स्पेक्ट्रम बन जाएगा कि नहीं? है ना? स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ और नहीं है, सारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को खोल के रख दिया। तो यहां अरेंज कैसे किया हुआ? देखो, रेडियो वेव्स और यहां पर गामा रेज, इनको देख पा रहे हो? गामा रेज बहुत क्लोज क्लोज है। जितनी ज्यादा क्लोज होगा, जैसे कि मान लो ये देखो, अगर मैं इसे फटाफट हिला रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा? जितनी जल्दी जल्दी हिल रहा है मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी हाई है। हम बोल रहे हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली हिल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। और अगर मैं उतने ही एम्पलीट्यूड पे स्लो स्लो मूव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये कम फ्रीक्वेंट है। जिसकी वेव जो है जितनी क्लोज रहेंगी उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी हाई, जिसकी वेव जितनी दूर उतनी फ्रीक्वेंसी लो। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी लो उसकी वेवलेंथ हाई, दिख रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ बहुत लंबा हो गया। फ्रीक्वेंसी कम हुई, वेवलेंथ बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यही रिलेशन यहां भी लिखा था, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो हम इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज करें या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज करें, सेम बात होती है। तो यहां से हमने इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया, यहां पर मैंने इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज किया, तो एक दूसरे के उल्टे ही है। डन। अब इसको देखो हो क्या रहा है। अब एक बात समझना है, यहां पे यहां लिखा नहीं हुआ ये फॉर्मूला, मैं अभी ही इंट्रोड्यूस कर देता हूं। E is directly proportional to nu. Energy associated with the wave is directly proportional to frequency. भाई किसी भी वेव की जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ज्यादा वो एनर्जी पोजेस करेगा। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डन। अब इनमें देखो जरा, इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा रेस की, है ना? स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कौन था? हल्क। हल्क क्यों था? जिसको एमसीयू पता है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हल्क को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों माना गया था? क्योंकि वो गामा रेस से बना था, है ना? उसमें, और हमें पता है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ उसमें एक और जगह थी, आयरन मैन भाई साहब ने चुटकी बजाई थी, वो तो चल दिए थे, है ना? और जो थैनोस भाई साहब ने चुटकी बजाई थी उनका भी लेफ्ट वाला पार्ट सारा ही खराब हो गया था, ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब हल्क ने चुटकी बजाई थी, सर्वाइव तो कर ही गया था, एक प्लास्टर लगा के बैठा था सिर्फ। क्यों? क्योंकि जब वो चुटकी बजा रहे थे तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे थे। हाँ जी, तो समझ में आया ये? क्योंकि जिस टाइम पे वो चुटकी बजा रहे थे, इसका मतलब वो जो भी पहने हुए थे उन्होंने, वो बाबा जी की दुई मणियां, उनसे क्या हो रहा था? अब जब चुटकी बजा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होगी। वो कौन सी रिलीज हो रही थी? ये कहानी मैं कैसे बता रहा हूँ भाई? एंड गेम के अंदर उसने खुद बोला था कि मे बी आई एम मेड फॉर दिस डे। जिस टाइम पे, एंड गेम नहीं, इन्फिनिटी वॉर में या एंड गेम में, किसी एक में, एंड गेम में ही कहा था, है ना? जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम उसने स्नैप किया था तो उस टाइम पे यही कहा था कि उससे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, और इतनी एक्सेसिव एनर्जी कहां से निकल सकती है? गामा रेडिएशन से। और गामा रेडिएशन से ही हल्क बना था, तो इसीलिए उसको स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर हम कह भी रहे हैं। तो सबसे कम जिसकी वेवलेंथ, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ उसके अंदर। क्लियर है? ये बात समझ में आई है? अब जैसे जैसे यहां से हम बढ़ते जा रहे हैं, गामा रेस के बाद क्या आ रही है? एक्स रेस, एनर्जी डाउन हो गई। अल्ट्रावायलेट और कम हो गई, बीच में आ गई है विजिबल रेंज। और इस विजिबल रेंज को खोला हमने तो 7 × 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ के साथ हमारा वायलेट कलर या ब्लू कलर है।
और रेड कलर 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ या 4 × 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो अगर हम विबग्योर की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है? ब्लू कलर में। सबसे कम किस में होती है? रेड कलर के अंदर। और आगे चलते चलते इंफ्रारेड, उससे भी कम एनर्जी, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। समझ में आई है? तो रेडियो वेव्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल क्यों नहीं है? जो हम फोन के अंदर, मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर जो सब यूज कर रहे हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू ही चल रहा है, हमारा जो ट्रांसमिशन चलता है। और उसकी इतनी लो फ्रीक्वेंसी होती है कि वो बहुत कम एनर्जी प्रोसेस करता है, और इसी करके हम सेफ हैं। वरना अगर थोड़ी बहुत ज्यादा वाली होती तो हमें ही दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है बच्चा? इसके यूसेज हैं वो पढ़ने वाली चीजें हैं, सिंपल। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चे, इसके यूसेज पढ़ सकते हो, सिंपल है। हमने क्या कहा? रेडियो वेव्स हमारे पास सिग्नल ट्रांजिशन में, माइक्रोवेव्स रेडार के अंदर, इंफ्रारेड हीटिंग में, विजिबल वाले इल्यूमिनेशन के अंदर, अल्ट्रावायलेट जर्मिसल लैंप, ये सब तुम पढ़ सकते हो। ये सिंपल पढ़ के बताने वाली बात है, लेकिन सबको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। डन? रीड करने वाला पार्ट है सिर्फ। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख तो ली, अभी बात तो कर ली। लिमिटेशंस में क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। इट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में पूरा चैप्टर ही है, +2 में फिजिक्स का आएगा, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, उसके अंदर पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बहुत कुछ है। हम भी अभी पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स ऑन इट्स सरफेस। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे इस टॉपिक को भी। line spectrum of atom with reference to hydrogen atom and variation of heat capacity of solids as the function of temperature। ये सारी चीजें वेव थ्योरी समझा नहीं पाई थी। ठीक है, तो हमारे पास वेव नेचर ने जो कुछ एक्सप्लेन किया वो अलग था, लेकिन ना वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेसिफिकली इन दो की बात करें, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इनको एक्सप्लेन करने के लिए टोटली एक डिफरेंट कंसेप्ट चाहिए था। इससे पहले तक हम मान रहे थे कि जो लाइट है या जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? सिर्फ वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में आ रहा है सब कुछ। लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो इसको एक्सप्लेन करेगा कौन? पार्टिकल नेचर। यहां से ड्यूल नेचर एक्सप्लेन होना शुरू होता है। अब पार्टिकल नेचर क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।